आदर, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं अर्पिता श्रीवास्तव राय स्वागत करती हूँ अपने मुख्य अतिथि एवं आदर्श श्रोताओं का इस आत्मनिर्भर भारत वेबिनार सीरीज में, जो कि वोकेशनल लर्निंग और टीचिंग पर आधारित है। इस वेबिनार का लक्ष्य वोकेशनल स्किल्स के माध्यम से ग्रामीण और अन्य नागरिकों को कौशल शिखर और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। हम ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पार्टनर्स, समाज सेवी संस्थाओं और वक्ताओं को जोड़ना चाहते हैं और उनकी मदद से भारत ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते हैं। अजीज के इंतजार में ही पलकें बिछाते हैं, अजीज के इंतजार में ही पलकें बिछाते हैं, सेशन की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की तरफ से और इस सेशन की मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रश्मि सिंह, आईएएस एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का सम्मान और निवेदन करते हैं मां शारदा के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगी परंपरा की शुरुआत करें। आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं। मैं स्वागत करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर रश्मि सिंह जी का। मेरे पूरे आत्मनिर्भर परिवार की तरफ से मैडम स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पर। और इस सेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँ इस आत्मनिर्भर भारत के रूप रचयिता प्रदीप सिंह जी का। नमस्कार मैडम, धन्यवाद अर्पिता जी टू कन्वे मी द थिंग। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा रश्मि मैडम का, जिन्होंने हमें यहाँ पे हमारे सेशन में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारा अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, जिससे हम उनके सामने अपने सेशन और अपने सीरीज की कार्रवाई प्रस्तुत करते हैं। हमारा सेशन 6 श्रेणियों में है, 6 श्रृंखलाओं में है। आज हम तृतीय श्रृंखला के लिए यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। हमारी इस श्रृंखला में हम आईटी कवर करेंगे और कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग के चीज कवर करेंगे। पहले 2 दिन हम फाइनेंशियल इंक्लूजन और एसएचजी को कवर करेंगे। आज का सेशन मैडम के कीनोट स्पीच के साथ शुरू होगा और बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि दिव्या सिंह है। कल के सेशन हम बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ में एसएचजी को कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हमें सेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए चाहूँगा कि सेशन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और गायत्री मैडम प्लीज गो अहेड। Thank you, Pradeep ji. Namaste all. Namaste, Rashmi ma'am. A very good afternoon to all of you present here. Today we have with us an IAS officer who has worked extensively for pro-poor governance reforms and women empowerment issues at policy and programmatic levels. She has conceived and implemented several innovative strategies towards poverty alleviation and social inclusion of vulnerable groups. We are delighted to have with us and introduce Dr. Rashmi Singh, IAS.
Dr. Singh did her bachelor's degree from Lady Shri Ram College, Delhi University, and has a MPA from Herbert Humphrey School of Public Affairs at the University of Minnesota, USA. She also has a postgraduate diploma from the IHS Erasmus University, Netherlands. She has recently been conferred with doctorate degree from the University of Lucknow for her thesis on women-centric convergence, an approach to good governance. Her career spans working in the state government of Delhi, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Ministry of Women and Child, Government of India to the urban local bodies in Delhi. As Secretary of the New Delhi Municipal Council, her notable achievements include civic engagement over issues like sanitation, environment protection, value education for children, monthly Suvidha camps for grievance redressal, and many more. As the secretary in Andaman and Nicobar administration, she started several innovative programs to enhance the outreach in various areas. Dr. Singh's important achievements included setting up convergence forums for child rights at different levels, conduct of Shakti Samanvaya camp for women, setting up Arunodaya, a holistic wellness center for women, protection of local handicrafts, etc. As the founder director of Mission Convergence Samajik Suvidha Sangam in Delhi, she was instrumental in laying the foundation structures and processes which define this internationally acclaimed program to reach out to the vulnerable and building effective public-private community partnership for social inclusion. As the Executive Director for the National Mission for Empowerment of Women, Government of India, she was instrumental in building a nation action plan for saving the girl child in India. Beti Bachao, Beti Padhao is a visible outcome of these endeavors. Dr. Singh supports several initiatives at her native village in Bihar for education of underprivileged children and creating livelihood opportunities for women as part of her voluntary contribution. Dr. Singh has been a member of several expert committees and task force nationally and internationally. Some of the notable awards are the Commonwealth Association for Public Administration and Management, Innovation Award for Stree Shakti, Leadership Award for Internationals from University of Minnesota, USA, Women of Excellence Award from FICCI FLO, Devi Ahilya Bai Holkar Award, Stree Shakti Award by the Ministry of Women and Child Development, and the Dayavati Modi Stree Shakti Samman. TP Jhunjhunwala Foundation Award and the first Atal Samman Award for exemplary contribution in public service in 2019. The list of accomplishments can go on. We extend our warmest welcome to you, Doctor, and look forward to hearing your thoughts. Over to you, Doctor. We welcome you. Thank you. Let me see, am I audible? No? Yes, ma'am. Start? Yeah, please, you can, ma'am. Okay. So, first of all, आप लोग सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और जो इंट्रोडक्शन अपने बारे में हम सुनते हैं तो खुद भी रिफ्लेक्टिव जर्नी में चले जाते हैं। ये अच्छा आपने अपने बारे में जो सुना तो वो सिर्फ व्यक्तिगत बातें नहीं है, इस सब में पूरे टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है और मुझे लगता है कि हर चैलेंज, हर जगह जब हम जाते हैं तो वह एक नई परिस्थिति, नई चुनौती लेकर के आता है और उस चुनौती को हम कैसे समझते हैं और खड़े उठ पाते हैं, तो यह बहुत जरूरी होता है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। आज का जो विषय आप लोगों ने रखा है, पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी क्योंकि यह पूरा जो वेबिनार सीरीज है बहुत कंटेम्प्रेरी विषय पर आपने, जो कि बहुत ही ज्यादा आज की तारीख में समय संदर्भ के साथ में जिसकी चर्चा विमर्श के साथ जागरूकता जरूरी है, उस विषय पे आपने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि मुझे पता है कि प्रतिदिन आपने एक बहुत गहन रूप में जो है इस परिचर्चा को रखा है। प्रदीप जी को, पूरी टीम को
मैं इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जहाँ तक विषय का संबंध है, मैंने कुछ प्रेजेंटेशन भी भेजा हुआ है प्रदीप जी को, शायद इस प्रेजेंटेशन को भी वो आप लगाना चाहेंगे इस विषय के संबंध में, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक ये कहा गया कि हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें कि अटेनिंग एम्प्लॉयबिलिटी बाय वोकेशनल एजुकेशन एंड रूरल, क्योंकि आपने अब तक कई सारी चीजें जो हैं वो बात की होंगी इस सत्र में, तो कुछ थॉट्स जो कि मैं आपसे इस विषय पे शेयर करना चाहूँगी। संदर्भ तो देखिए, आज की तारीख में यदि हम एम्प्लॉयबिलिटी और रूरल एरिया की बात करें तो संदर्भ कहीं ज्यादा इसलिए गहन हो जाता है क्योंकि हम जो प्रोसेस देख रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन, वह एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम सबों ने देखा है कि जहां एक तरफ एक अर्बन मेट्रोपोलिस मेगापोलिस के लिए जो एक पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर जो एक काम करता था, रूरल एरिया से जो पुश फैक्टर था एंड अर्बन मेट्रोज में, बड़े बड़े शहरों में, वो दिल्ली है, वो बंगलोर है, वो चेन्नई है, उसमें एक पुल फैक्टर काम कर रहा है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चैलेंज यह हो रहा है कि उस कहीं ना कहीं इस पूरे व्यवस्था को हमने देखा है कि इस व्यवस्था को एक ऐसी परिस्थिति ने झकझोरा है कि आज हम बाध्य हो रहे हैं यह देखने के लिए कि जो रिवर्स माइग्रेशन है, जो लोग शहरों में बहुत सालों से रह रहे थे लेकिन किसी न किसी कारण से जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे आज असर हुआ है, उनके रोजगार पे असर हुआ है, वापस अपने छोटे कस्बों में जाकर, वापस अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के बसने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह चैलेंज, चुनौती आज सबसे बड़ी उस दृष्टि में हम सबकी एक अहम भूमिका हो जाती है कि हम इस पे बात करें कि पूरे एक इस समय संदर्भ में इस चुनौती को, नहीं वापस आप चैलेंज पे ही आए क्योंकि इस पूरी चुनौती को वो अच्छे से समझे। कोई भी जब हम सोल्यूशन की बात करें इसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सिर्फ आज के लिए बात नहीं करें कि हमने एक रिलीफ मेजर कर दिया, जैसे आपने सुना होगा नरेगा जैसा जो एक प्रावधान होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का, जो कि हर परिवार को एक फिक्स मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है। वो कुछ भी आप कहिए एक रिलीफ मेजर के रूप में तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में एक सस्टेनेबल आउटकम परिवार के लिए ग्रेटफुल लाइवलीहुड क्या क्या रहे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि बहुत बड़ा गैप आज भी हमारे डिमांड एंड सप्लाई पे, यानी हम जिस तरह का मैन पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह के क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड जिस तरह की हमारी स्किलिंग आज की तारीख में हो रही है, क्या वह हमारे लोगों को एम्प्लॉयबल बना रहा है? क्या डिमांड है उतना? इंडस्ट्री लेड हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या उतना डिमांड आगे होने वाला है? क्या उन जॉब्स का जिस सेक्टर में हम पहले लोगों की ट्रेनिंग कर रहे थे, बीट टूरिज्म, बीट हॉस्पिटैलिटी, ये बड़ा कंटेक्सचुअल है। आज हमें यह क्वेश्चन करने की जरूरत है कि आज के दौरान में कौन सा सेक्टर है, वह कौन सा मार्केट है जहाँ पे लोगों का डिमांड है। जरूरी नहीं है कि मार्केट सिर्फ अपने आसपास हो। आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन जो कि बहुत बड़ा फैक्ट है, वह टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां पर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा लेवलाइजर हो गया है, जो हमें आपको कहीं भी किसी भी जगह बैठे हुए कनेक्ट करने में लोगों की मदद करता है। तो वह एक बहुत बड़ा सत्य है जो कि आत्मनिर्भरता की हमें ले जाने में हमें कहीं ना कहीं इसको दृष्टिगोचर रखना होगा, यदि हमें एम्प्लॉयबिलिटी एंड वोकेशनल एजुकेशन की तरह ध्यान देना है, जो कि रूरल एजुकेशन में विशेष महत्व रखता है। आज की तारीख में लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। बहुत बड़ा चैलेंज है कनेक्टिविटी। हम टेक्नोलॉजी की एक तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, be it in terms of hardware, be it in terms of software, वो अभी समान स्तर पे नहीं है। देखिए, हम सभी को पता है जो ग्रामीण क्षेत्र से
जुड़े हुए हैं। भले मैं आज की तारीख में प्रोफेशनली शहरी क्षेत्रों के लिए काम करती हूँ, लेकिन तभी भी बिहार में मैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मेरे प्रोफाइल में कहा गया, वहाँ भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से मेरा एक जुड़ाव बना रहा है, जिसके कारण मुझे यह पता रहता है कि किस तरह का चैलेंज है वहाँ पे जब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, किसी भी क्वालिटी इनपुट के लिए जब हम वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो हमें होलिस्टिक सॉल्यूशन में पूरा हमें मतलब एक इकोसिस्टम जो है वह क्रिएट करने की जरूरत है। उसका मार्केट क्या है, हम कई बार बात करते हैं कि ठीक है प्रोडक्शन एंड वैल्यू चेन, उसको हम क्रिएट करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर एग्री बिजनेस की हम बात करते हैं, लेकिन पूरा यदि मार्केट चेन, एक वैल्यू चेन पूरा लिंक यदि नहीं है, उसका क्रेडिट मैकेनिज्म, वो किस बैंक से लोन लिया जा रहा है, ये कौन सा समूह है, समूह की क्या संरचना है, सोशल कैपिटल क्या है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि शुरू से हमारे वोकेशनल करिकुलम में बिल्ड करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, हम कहते हैं कि लोगों को स्वयं सहायता या स्वरोजगार की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब मेकर बनना है। हमें स्वयं जो है अपने स्टार्टअप एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना है, लेकिन इसके लिए जहाँ एक तरह की सिस्टम जरूरी है, मेरी नजर में उतना ही जरूरी है अपने अंदर का एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं रहती है, और वो बचपन से वो जो एक स्पिरिट है कि हम कुछ क्रिएट करते हैं, उसको हम स्केल अप करने का वो ड्रीम होता है, वो जो पैशन होता है, उस पैशन को क्रिएट करने की भी जरूरत है। मैं इसलिए ये सब बातें कर रही हूँ क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ स्किलिंग नहीं होती। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से एक एप्टीट्यूड की बात होती है। उस एप्टीट्यूड में हम कैसे अपने मेंटल माइंडसेट को कैसे हम अलाइन कर पाते हैं, उसकी जरूरत होती है। वापस अगर मेरे स्लाइड को उसको भी मैं देख लेती हूँ, मैंने कुछ बातें यदि उसमें कही है। मैंने सस्टेनेबिलिटी और सोशल कैपिटल की बातें कही है, इसलिए ताकि हम जो भी कर रहे हैं आगे क्या हम उसको जो है सस्टेन कर पाएंगे, क्या वो इमीडिएट कुछ समय के लिए तो हमें जो है एक प्रोजेक्ट को हम ले आए, लेकिन क्या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हमने क्रिएट की है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के लिए गवर्नमेंट, एनजीओ, कॉर्पोरेट, ये तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मेरी नजर में, आप आगे आइए, आगे की स्लाइड में मैं थोड़ा और भी तथ्यों पे बताना चाहूंगी। अगला स्लाइड लीजिए, अपॉर्चुनिटीज एंड वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटीज को हमें समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, जागरूक स्वयं को पहले ज्यादा होना है, तभी हम किसी और को जागरूक कर सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं अच्छा एजुकेशन आना चाहिए, लेकिन पहले हमें तो पता हो कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी यदि आई उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी यदि आप स्टडी करिएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जहां मुझे लगता है कि वोकेशनल कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे शायद कुछ गलत स्पेलिंग है, चेंज कर लीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एजुकेशन में मुझे स्पेलिंग कुछ गलती दिख रही है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फोकस है वोकेशनल कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि पहले फोकस नहीं था, लेकिन पहले वो हायर सेकेंडरी लेवल पे ज्यादा रहता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ज्यादा रहता है। यदि अब आप देखेंगे तो अब उसको 6 टॉपर्स जो है उसको फोकस किया गया है। यानी कि यह माना जाता था कि जब आप बहुत दिनों तक एक सेट एजुकेशन करिकुलम में जब पढ़ लेते हैं, सबकी ख्वाहिश हो जाती है व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ का देखना। यानी कि जो अन्य जॉब है जिसमें कि मैनुअल लेबर है, जिसमें स्किलिंग इन्वॉल्व है, जिसमें अपना परिश्रम है, वो क्राफ्ट्समैन का हो, वो कारपेंटर का हो, वो पॉटर का हो, वो आर्टिजन का हो, तो इस तरह से मतलब जितने भी है Madam, actually you put your thing on mute. Please unmute yourself. Yeah, we did. Over there. ठीक है, Continue. Yeah, we did. नहीं ये अपने आप म्यूट पे चला जा रहा है। Yeah, okay. Okay. Yeah, just see, you know why it is muted, because
क्योंकि ये आपके बैकएंड से मुझे लगता है कि म्यूट हो रहा है। नहीं, आप करो, बैकएंड से कुछ नहीं हो रहा, करो मैडम। मैं नहीं 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 नहीं, वो अपने आप म्यूट पे जा रहा है माइक। ओके, suddenly it's going mute. okay, please continue, I'm checking, please continue. Okay. So, I said that it is very important for all of us to look at the new opportunities which are created by the new education policy. And why this new education policy holds importance is because, unlike the previous time, we used to look at vocationalization, at the senior secondary, higher secondary level. Now, the moment you complete your primary education from 5th standard onwards, there will be greater focus on vocational education. So it is important that we do realize that if you are looking for jobs, you have to start training for jobs from very early stage of your life. Because what happens that you go in for a set pattern of education and wanting to do your undergraduation, graduation, post-graduation, and looking for jobs which are very few in number. And thereafter it becomes too late for you. But देर हो जाती है वापस उन स्किलों को लेने के लिए जिन स्किल को आप शायद आपको लगता है कि आपको आपने इतना नॉलेज एक्वायर कर लिया कि आपको कुछ वैसा काम करेंगे जहाँ पे वो आप श्रमिक की श्रेणी में अपने आप को नहीं देखना चाहते। जबकि आज की तारीख में जरूरत है इसको समझने की कि जॉब्स कहाँ पर, और जहां पर जॉब्स हैं हम क्यों ना अपनी पारंगत, अपनी स्किलिंग उसी के लिए हम शुरू करें और जल्दी शुरू करें, बहुत लेट नहीं। तो वंस अगेन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एनजीओज, जितने भी एनजीओज इस क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टीचर्स, एकेडमिशियंस जो इसमें जो इस चर्चा में शामिल हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है to look at the new change, and then make best use of the policy so that we can start vocational education early. Now, the second thing which I want to add, while I'm talking about education, देखिए एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज कि मुझे स्वयं भी लगता था कि जरूरत है, वह है कि हम कैसे ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं in your ability to think, in your ability to create, in your ability to, do multitasking, in your ability, it's all a question of how I'm preparing mindset, कि वो आप जो कहते हैं capability enhancement, और हम कितनी capability enhancement कर रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग को जो जोड़ करके थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट के साथ में रखा है, हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, हमने बुकिश नॉलेज तो अक्वायर कर लिया, हमने एग्जाम में अच्छे नंबर हम ले आए, लेकिन क्या हमारी लाइफ स्किल एजुकेशन बन पाई? मैं कई बार बहुत बड़ी बड़ी डिग्री के साथ लोगों को इंटरव्यूज में आ करके जब देखती हूँ, उनसे प्रश्न करती हूँ, मुझे वाकई आश्चर्य होता है कि ये किस तरह की प्रणाली से आए हैं, क्योंकि वाकई वो लाइफ स्किल से कम्युनिकेशन में बहुत पुअर रहते हैं, मतलब उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वह बहुत पुअर होता है। और वही मेरा अनुभव रहा है, जब हम लोगों को कोई कार्य करने के लिए जब हम चयन करने जाते हैं तो कई बार यह दिखता है कि नहीं, हमने उसके बायोडेटा पे तो चयन कर लिया, लेकिन उसके पास उस जो बायोडेटा में उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको अमल करने के लिए वो राइट स्किल नहीं। तो आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा अहम है कि हम बचपन से शुरू से हम स्किलिंग की बात करें, और वह स्किलिंग यदि मैंने कम्युनिकेशन की बात कही, सो दैट वोकेशनल एजुकेशन या हम 6th onwards जब हम सोचते हैं, एजुकेशन तो आपका जब बच्चा 3 साल का होता है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिएगा कि ईसीडी पे काफी फोकस है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे बहुत फोकस है। तो मेरा यह मानना है कि वोकेशनलाइजेशन तो शुरू हो जाता है the moment a child steps, his or her foot into the learning temple, from the ECD stage,
अर्ली चाइल्डहुड, क्या वो पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकता है? क्या वो जिक्सॉ पजल को सॉल्व कर सकता है? क्या वो मुरझाए हुए पत्तों को, मुरझाए हुए फूलों को देख करके उसके अंदर वो भावना आती है कि नहीं मैं उसमें पानी दे दूंगा तो पौधा बच सकता है? तो वोकेशनल स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, इनोवेटिव स्पिरिट, वो जो एक माइंडसेट है ना, क्वेश्चन करने का माइंडसेट, और क्रिएटिव माइंडसेट को बहुत जल्दी हमें इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज में मैं कहना चाहूंगी कि यस, टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट इज अ वे फॉरवर्ड। मैंने चैलेंज की तो बात कही, ठीक है, चैलेंज है कि भी वो डिजिटल लिटरेसी इज नॉट अप टू द सेम लेवल, एक्सेस इज नॉट अप टू द सेम लेवल, बट वी नो कि आज की तारीख में जहां सबको पता है कि भाई टेक्नोलॉजी इज अ बिग नेबुलाइजर, उतना ही स्ट्रॉन्ग डिमांड, उतना ही स्ट्रॉन्ग जो एक एडवोकेसी है वो बिल्ड होते जा रहा है। गांव गांव तक लोग चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क रहे, हमारी कनेक्टिविटी रहे, हमारा बिजली कनेक्शन रहे। तो ये कनेक्टिविटी जो है एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि काफी अधिक वो बढ़ रही है ग्राम पंचायत लेवल पे, गांव गांव तक वो बढ़ रही है। वो एक अपॉर्चुनिटी है जो कि वोकेशनलाइजेशन में और उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा यह मानना है कि आज भी बहुत कमी है अच्छे टीचर्स, अच्छे रिसोर्स पर्सन्स की, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स की, जो कि मतलब अपना होल सोल, अपने स्पिरिट को लगा करके बात कर पाए और लोगों की क्षमता का विकास कर पाए। लोग इस बात से इसकी कमी है। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यदि हम या यूज करें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, ठीक है, आज मैं लखनऊ और मतलब यहाँ पे बैठा हुआ, लखनऊ में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में वो कनेक्ट होकर के यदि क्षमता विकास करनी है, वो अच्छी, अगर 1 घंटे का अगर वो लेक्चर लेता है, लेकिन लेक्चर में सिर्फ नॉलेज नहीं होती, नॉलेज तो इंटरनेट पे बहुत है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, जरूरत है चैनलाइज करना, लोगों को गाइड करना। So what we need today is a good facilitator, that you have to aid a child, you have to aid a student, you have to aid a trainee, to be a good learner, right? Because learning instruments are very much there. बच्चा किताबों से भी पढ़ सकता है, बच्चा इंटरनेट पे भी देख सकता है, लेकिन एक टीचर का जो गुण है, तो आज की तारीख में बहुत जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिसोर्स पर्सन्स को क्रिएट करें। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा कि रिसोर्स पर्सन को लिंक करेगा लोगों के साथ में, जो कि ग्रासरूट पे, ग्रामीण क्षेत्र में यदि वहां पे कमी है तो उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वी आल्सो नीड टू क्रिएट लॉट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स पर्सन्स, एंड वो अच्छी ट्रेनिंग से संभव है। और मैं यह भी मानती हूँ कि प्रदीप जी, आप और आपकी टीम अभी जो यहाँ भी कर रहे हैं और विजन लर्निंग द्वारा जो किया जा रहा है, वह एक ऐसे कार्ड को तैयार भी कर रहे हैं। आई एम श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग रिसोर्स पर्सन who will go to the villages and will have a cascading effect, who will turn out to be catalysts. So we need more and more such catalysts for change. फिर मैंने यह भी बात की है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कि आज की तारीख में जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम यह भी देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में अपना अलग चैलेंज है, मार्केट है, क्वालिटी है, प्राइसिंग है, लेकिन सर्विस सेक्टर में आज की तारीख में बहुत ज्यादा फोकस है हेल्थ, बहुत ज्यादा फोकस है एजुकेशन। तो ये लोग कहाँ से आएंगे? हेल्थ केयर वर्कर्स कहाँ से आएंगे? आप सबों का आज की तारीख में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज सबका पूरे देश का रहा है कि हम अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ करें। उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन बिल्डिंग्स है, मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, लेकिन साथ साथ लोग भी तो चाहिए, ट्रेन मैनपावर चाहिए। हमें यह देखना है कि ट्रेन मैनपावर की जरूरत। सिमिलरली एजुकेशन, यदि हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को स्ट्रेंथन करें, वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो हमें इंस्ट्रक्टर भी तो चाहिए। So let's recognize that there's a job opportunity over there. When I talk of job opportunity, it's not just only traditional jobs.
रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए ट्रेडिशनल स्किलिंग को इम्पोर्टेंट है ही। क्यों? क्योंकि हम उसको भी भूलते जा रहे हैं। बहुत सारी क्लस्टर्स ऐसे हैं जहाँ कुछ एक समय बहुत कुछ होता था, वो क्लस्टर बंद हो गए और उनका जो मतलब आर्ट फॉर्म्स भी था वो लुप्त होता जाता है। तो इन ड्राइंग आर्ट्स को एक तरफ रिवाइवल करने की जरूरत है। जहाँ हमारा आर्ट है, कल्चर है, हेरिटेज है, वह बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है जहाँ पे जॉब्स है उसको भी हमें रिकग्नाइज करने की जरूरत है। एक और पॉइंट जो कि मैं रखना चाहती हूँ, and I'm very passionate about it, and it is that of convergence. That आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि we look at convergence of various units. अब ग्राम स्तर एक तरफ नरेगा है, उसी तरह हमारा NRLM भी जो आजीविका मिशन हम कहते हैं, है ना, जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम है, तो उनका कन्वर्जेंस अपने आप में जरूरी। ये एक अलग टॉपिक है, मैं बोलने लगूंगी तो शायद आधा घंटा मुझे इसी को समझाने में लगेगा, लेकिन आप समझते हैं कि कैसे हमें सभी स्कीम के तालमेल और सिनर्जी को मिला करके सरकार की स्कीम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है उसको भी हमें विकास करना होगा ताकि उनका हम बेस्ट इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही जो है मैं ये देख रही हूँ कि एक जेंडर पे मैंने एक पॉइंट लिखा था कि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वह एक अपॉर्चुनिटी के लिए जहाँ चैलेंज था कि भाई हम कास्ट करते हैं महिलाओं को एक सेट रोल में कि भाई अब महिला तो वो ड्रेटरी वाला ही काम करेगी, यानी कि अगर पैडी फील्ड है तो उसमें जो मतलब हमें बोने का काम करना है झुक झुक करके, वो तो एक महिला ही करेगी, है ना। खेती में जो झुक करके ड्रेजरी वाला काम करना है और जो हमें राइस कल्टीवेशन करना है पैडी फील्ड का, तो उसको महिला ही करेगी। ऐसा क्यों? तो आज की तारीख में जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके बहुत सारे मतलब यदि मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस मशीन के प्रयोग में महिला को भी अब जो है हमें ट्रेन करना है कि वो अपने ड्रेजरी को कम से कम ये करके। ऐसे मैं मानती हूँ कुछ काम ऐसे है, जैसे कि मैंने पैडी सोइंग की बात की, तो कुछ काम ऐसे है कि वो कई बार उसका सब्स्टिट्यूट भी होता है, मैनुअल सब्स्टिट्यूट भी होता है, बट एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना है कि महिलाओं का जो रोल है ना, और वह भी जो एक प्रोडक्टिव रोल है, तो उसमें रूरल लाइवलीहुड में जो उनका जाता है और हम नेशनल इकोनॉमी में काउंट नहीं करते हैं कि उसने किया क्या, क्योंकि वह किसान तो है लेकिन उस महिला को किसान नहीं मानता। जब किसान में गणना की जाती है तो पुरुष जो है उस परिवार के उसको अपने किसान की गिनती करी, लेकिन महिला को गिनती हमने नहीं की। तो यह सभी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है उसको चेंज करना है और उसको स्किलिंग में हमें ज्यादा यह भी देखना है कि हम कैसे उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में हम ज्यादा प्रोडक्टिव एसेट बना पाए। इसके साथ ही जो है कुछ पॉइंट्स आपके यह दिए हैं कि स्केलिंग एंड रेप्लिकेशन गुड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि हम बात करते हैं महाराष्ट्र में इस गांव में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, फिर हम देखते हैं अपने बिहार में जब मैं जाती हूँ तो मैं लोगों को कहती हूँ कि वहां तो इतना अच्छा काम हो रहा है, आप क्यों नहीं करते हो? तो यह कैसे हो? तो आप जैसे लोग जो कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग में एक रोल मॉडल की, जहां जहां अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसको एक ऑडियो वीडियो के माध्यम से उनको दिखाने की, ताकि आप लोगों को प्रेरित कर सके। बट लेकिन साथ ही जो है उसका कस्टमाइज सॉल्यूशन भी चाहिए, लोकल कॉन्टेक्स्ट में उसको कॉन्टेक्चुअलाइज भी करना चाहिए। हो सकता है कि महाराष्ट्र के गांव में जो अच्छा चल रहा है, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव में जो है उसको थोड़ा बदलाव चाहिए। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, गोट कीपिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके की बहुत सक्सेसफुल जो है हमने उदाहरण देखे हैं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं जरूरत होती है उसको थोड़ा सा ट्वीक करने की। तो मैं अब ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहूंगी, मैं कुछ तस्वीरें हैं जो कि मैंने बिहार के अपने इस गांव की मैं बात कर रही हूँ। तो एक संस्था है नानक करके, जिसको कि मैंने भी अपना काफी जो है यह प्रेरित किया कि नहीं आप लोग बिहार के एक दो गाँव है जहाँ मैं जाती हूँ, दिखाइए आप कुछ करके। तो वहां पे अभी कुछ जो नए प्रयोग हुए कि इस सत्तू में
महिलाएं जो है कि कैसे एग्री बिजनेस की बात, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी कि नहीं हम लोग कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बोलते हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या होता है, कि वो कितना सक्सेस। मैंने इस तरह के मॉडल्स के चैलेंजेस बहुत देखा, मैंने मार्केटिंग का चैलेंजेस बहुत देखा, स्केलिंग का चैलेंजेस बहुत देखा, सस्टेनेबिलिटी का चैलेंजेस बहुत देखा, मैंने सोशल कैपिटल बने रखने का चैलेंज बहुत देखा। क्योंकि देखिए अकेले ये सब उद्योग, पापड़ की हम बात करते हैं, सेवा की हम बात करते हैं, गुजरात में इस तरह की महिलाओं के सक्सेसफुल उद्योग की जब बात करते हैं, तो मैं इन महिलाओं से मेरा यही एक ये रहता है कि भाई ये सब स्केल अप क्यों नहीं हो पाता है, हम हर गांव में इस तरह का मॉडल क्यों ना देखें। तो ये सब कुछ है ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड, तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब गांव की ही पिक्चर मैंने मंगाया कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, देखिए कि यह संभव है, लेकिन इन सब की अपनी एक अलग लर्निंग है, चैलेंजेस है। आगे बढ़ाइए, आगे और देखें, 3-4 ऐसे हैं। अभी ये बहुत रीसेंट है कि ये हमारा औरंगाबाद में एक गांव है देव सूर्य मंदिर का, आपने नाम सुना? देव सूर्य मंदिर के पास ही जो है कामता सेवा केंद्र एक प्रांगण है, उस प्रांगण में ये महिलाएं बैठ करके इन सबों ने मास्क बनाया और उस मास्क के साथ बैग बनाया और इसके साथ हेल्थ हाइजीन अवेयरनेस जो है ये सब पे बात की। तो इस तरह का मतलब कुटीर उद्योग जो है गांव-गांव में संभव है। जरूरत है फैसिलिटेटर्स का रोल कौन प्ले करे, ये सब वही है। ये दूसरा जो मजबूरी में है, एक सासाराम में गांव है, वहां का ये प्रयोग जो है वह सामने आया। आगे दिखाइए, ये 5 साल पहले मैंने देखा था वहां महिलाएं घर से निकल रही थी और धीरे धीरे जब उनको एक केंद्र दिया गया और उनको समर्पित कर दिया गया, महिलाएं जो है उस केंद्र को अपना मान करके उसका संचालन करती है। मुझे यह भी लगता है कि अलग अलग हर गांव में एक लाइवलीहुड सेंटर जरूर होना चाहिए, विशेषकर महिलाओं के लिए जरूर खोलना चाहिए, जिसको कि वह स्वयं चला सके, स्वयं जो है ओन अप कर सके। लेकिन पीछे जो भी फैसिलिटेटर्स होते हैं उनको जरूर यह देखना चाहिए कि कैसे उसको सस्टेन कर पाए इस मॉडल को। आगे दिखाइए, ये भी इसी तरह का वही देव का ही है, कामता सेवा केंद्र का ही है। आगे दिखाइए, आगे चलते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रयोग है। यह प्रयोग जो सासाराम में मैंने जिस गांव की बात करी मझुई की, तो यह प्रयोग है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में यदि हम शहरी वातावरण हम सारा इन्फ्यूजन तो दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण वातावरण में क्योंकि कोई भी प्राइवेट स्कूल यदि प्रॉफिट मोटिव से सामने आएगा तो उसको तभी भी वह एक बिजनेस मॉडल तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों में वो पेमेंट कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो पेमेंट कैपेसिटी नहीं रहेगी तो फिर इसका मतलब ये है कि वो या तो अपने गवर्नमेंट स्कूल पे ही वहां पे निर्भर है। तो जरूरत है कि या तो हम उस सरकारी प्राथमिक विद्यालय को इतना सक्षम बनाएं, इतने रिसोर्सेस से, इतनी क्रिएटिविटी से उसको जो हम भर दें कि वह यह सब कार्य कर पाए, या फिर कोई भी और जगह जहां पे हम ऐसा वातावरण दे पाए। यह भी एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने शुरू करवाया 5 साल पहले, और मुझे खुशी है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक गांव में इस तरह से बच्चे जो है, जो मैंने कहा कि नहीं एक्सेस, डिजिटल एक्सेस होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहिए, उनको जो है उनका लाइफ स्किल होना चाहिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैं आशा करती हूँ कि गांव-गांव में हम लोग वो ब्यूरोक्रेट्स सामने आए, कॉर्पोरेट सामने आए, एनजीओ सामने आए, लेकिन सब लोगों की एक पारस्परिक मदद से हमें गांव-गांव में ऐसा वातावरण जो है आत्मनिर्भरता का क्रिएट करना पड़ेगा। यह आपकी मांग है, की मांग। नमस्कार। धन्यवाद रश्मि धन्यवाद मैम। मैम।
for giving us your valuable time and inputs. And I really appreciate the concern of yours for this Atmanirbhar and for your motive. Well, I would like to call upon Anuradha ji to take the proceedings ahead, please. थैंक यू वेरी मच अर्पिता। मैम आपको बहुत बहुत नमस्ते हम सबकी तरफ से एक बार पुनः। और बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से सारी चीजों को इंटीग्रेट करके होलिस्टिक मॉडल प्रेजेंट करा और आपने खुद ये एस्टैब्लिश करा कि किस तरह से हम लोग इन मॉडल्स को अच्छी केस स्टडीज को रेप्लिकेट करके अपस्केल करके बहुत सारे एरियाज में और अलग अलग स्टेट्स में भी ये बदलाव और चेंज ला सकते हैं। तो आपकी इतनी सारी लर्निंग इतनी सारी नॉलेज जो आज हम लोगों को मिली है वो बहुत ही लाभदायक रहेगी। एंड वी आर रियली डिलाइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी to present a very small token of our appreciation for your valuable presence here, for your amazing sharing of knowledge. So we would like to present, I would like to, I'm just sharing a little token of our green gift to you. So well, I'd like to convey our thanks to you by presenting a very, very simple but very, very important sapling of Sita Ashok. Sita Ashok is the state tree of Uttar Pradesh. और बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे व्यक्तित्व को हम एक इतना सुंदर सा पौधा आपके नाम से हम रोपित करेंगे 24 सितंबर से पहले, और 15 अगस्त को ही हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपके नाम से ये पौधा हम लोग रोपित करेंगे। तो आज हम लोग ये छोटा सा पौधा एक सैपलिंग के रूप में आपको भेंट देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एज अ वोकेशनल पार्टनर ऑफ आत्मनिर्भर टीम पृथ्वी इनोवेशंस की तरफ से आपने जितनी सारी बातें करी मास्क बनाने की, तो बेहद खुशी है ये बताते हुए कि आज हम आपके बीच एक इको फ्रेंडली मास्क भी आपको देना चाह रहे हैं जो आपके पास तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इको पेन है जिसमें बीज होता है, तो हम बीज ये सारी छोटी छोटी इको गिफ्ट जो कि बड़े प्यार से बड़ी निष्ठा से हमारी महिलाओं ने बनाई है गाँव में, तो ये सारी इको गिफ्ट इको पेन जिसमें बीज है, पेन जब खत्म हो जाए तो आप बीज उसको रोपित कर सकते हैं। और खाद है जो कि खुद एक रोजगार का एक जरिया बन रही है गांव की महिलाओं के लिए। तो ये सारी चीजें हम सब आत्मनिर्भर टीम की तरफ से आपको आज एक छोटे से मोमेंटो के रूप में देना चाहते हैं और हमेशा आपके साथ इसी तरह जुड़कर आगे अपने भारत का अपने समाज का एक बेहतर निर्माण करने में हमारा जो भी सहयोग का हम लोग देना चाहते हैं। तो इसी के साथ अब मैं स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जस्ट 1 सेकेंड। ये मास्क है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये हम लोगों ने इसमें वैल्यू एडिशन भी करा है। ये मास्क मैं आपके लिए हम लोग सबकी तरफ से ये मास्क आपको एक छोटी सी ग्रीन गिफ्ट की तरह हम देना चाहते हैं। और अब मैं आरती जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों की सबकी तरफ से एक जो भी सर्टिफिकेट है वो काइंडली मैम को एक्सटेंड करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग टू लिसन टू योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ बिगर कनेक्ट विद यू थ्रू दिस आत्मनिर्भर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुराधा मैम। धन्यवाद हमारे अतिथिगण, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ से हम लोग ये स्मृति चिन्ह धन्यवाद के रूप में देना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत बुद्धा पार्क लखनऊ में सीता अशोक वृक्ष इस वेबिनार के समाप्त होने से पहले आपके नाम से लगाएंगे। आप और हमारे सभी सदस्यगण इस वृक्षारोपण में आमंत्रित हैं। वृक्षारोपण की तिथि आप सभी को पूर्ववत सूचना दे दी जाएगी। इसका हम तस्वीर भी आप सभी से साझा करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आगे के कार्यक्रम के लिए अर्पिता जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अगर सच्चाई तेरे दिल में है तो जरूर 2 बात कर लूंगी, बढ़ा दो हौसला तालियों से तो इस मंच पर ज्ञान की बरसात कर दूंगी। A huge applause to Rashmi ma'am from all of us. Thanks a lot ma'am for enlightening us. सेशन की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदीप जी को to close the inaugural session of ours. थैंक यू अर्पिता जी एंड थैंक यू रश्मि मैडम। थैंक यू सभी साथीगण और सभी वोकेशनल पार्टनर्स। रश्मि मैडम की ज्ञान से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा
कि मैंने जब रश्मि मैडम से ये चीज़ शेयर की थी कि मैडम वेबिनार सीरीज कर रहे हैं, तो मैडम ने मेरे से पूछा कि क्या क्या कर रहे हो। मैंने जब लिस्ट दी तो मैडम ने बोला ये तो आपने कुछ 40 डेज का प्लान बना दिया प्रदीप। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कि आपने एक हफ्ते या एक दिन का प्लान नहीं बनाया। और मैडम ने अपने ईमेल में मेरे को अप्रिसिएशन भी भेजा कि आपने मतलब एक सेक्टर चीज ना सोच के आत्मनिर्भरता के जितने पैरामीटर्स हैं लगभग हमने सब चीज को कन्वे करने की या उसको तैयार करने की कोशिश में सबका सहयोग भी मिला, सारे एनजीओ पार्टनर्स का भी एंड वोकेशनल पार्टनर्स का भी। देश विदेश से बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी। कुछ चीजें मैडम से मैं शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मैडम ने कुछ बातें हमें बताई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए। जैसे हेल्थ के लिए मैडम ने कहा हमारी इस वेबिनार सीरीज में हम हेल्थ एजुकेशन के लिए और हम लोग ने एक अलग से वोकेशनल पार्टनर रखा, डेंटल के लिए हमने अलग से वोकेशनल पार्टनर रखा है, इमोशनल एंड मेंटल के लिए अलग से वोकेशनल पार्टनर रखा, और इसी तरीके से आईटी रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए हमने वोकेशनल पार्टनर अलग रखा है। और चारों ही लोग अपने सेशंस अलग अलग देंगे हमें। तो ये सिर्फ हम हेल्थ में सिर्फ एक छोटी सी चीज कवर नहीं कर रहे कि हम कैंप लगा लें तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकें, उनको वोकेशनली हम चीज़ें सिखा सकें 3-3 महीने के कोर्स के थ्रू, और फिर हम उनके साथ हैंड होल्डिंग करके लोगों तक पहुँचें, लोगों को वो चीज़ करें कि किस तरीके से आप लोगों को जाके हेल्प करेंगे, किस तरीके से आप जाके रूरल में हेल्प करेंगे। मैं खुद टाटा का CSR यहाँ लखनऊ के गाँव में करता हूँ। एक जब कोविड हुआ तो सबसे पहले टाटा से मेरे को यही रिक्वेस्ट आया कि प्रदीप जी कम्युनिटी नीड निकालिए। और मैडम कम्युनिटी नीड निकालने में सबसे पहली चीज आई कि गांव में कोई कंप्यूटर नहीं है। सेकंड चीज आई गांव में कोई CSC सेंटर नहीं है। अब ना आईटी इनेबल अगर हमें टीचिंग देनी है तो कंप्यूटर जरूरी हो जाता है। स्कूल में पता किया, स्कूल में भी कंप्यूटर नहीं है। अब चैलेंज है, फिर से टाटा से मेरे को बोला गया कि अच्छा इस चैलेंज है, आप कोप अप कैसे करेंगे, कुछ आपने भी सोचा होगा। मैंने कहा एक तरीका है सर, 2 प्रोजेक्टर रखते हैं, सेशंस हम लंबे लेके जाएंगे। जो क्लास हम एक दिन में खत्म करते थे वो क्लास अब 3 दिन में खत्म होगी। 20-20 बच्चों को हम पढ़ाएंगे, बड़ा सा प्रांगण लेंगे जहाँ पे 20-20 बच्चे दूर दूर करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके बैठ सके। और हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, जो CSR के रिसोर्स पर्सन है, वो सब लोग एक नहीं 3-3 दिन बैच लेंगे एक दिन में। सभी रिसोर्स पर्सन ने भी हाँ की। मैंने अप्रूवल भेजा सेशन से पहले, अभी जस्ट हमारे आज के वेबिनार सेशन से पहले अप्रूवल आया है कि सितंबर में प्रदीप जी काम शुरू कर दीजिए गाँव का। बहुत खुशी की बात है कि ये जब जो इनोवेशन हमने सोचा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, इसमें एक चीज और भी, हम गाँव को इनेबल कर रहे हैं। मैंने गांव से कुछ 2 लड़कियां और 3 लड़कों को सर्च आउट किया कि ये लोग कितना पढ़े हैं, कितना ये लोग गांव के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनकी एजुकेशन लेवल जो है कम्पिटेटिव थी। मैंने उनको थोड़ा और कैपेसिटी बिल्डिंग की। उनको बोला कि हमारे अर्बन से जो लोग जुड़ेंगे वो आपसे जुड़ेंगे और आप बच्चों को फिर कनेक्टिविटी देंगे पढ़ाने के लिए। तो इससे क्या है कि आत्मनिर्भरता उनके अंदर भी आ रही है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम की जो हमारे चैलेंज है वो भी हम शायद कोप अप कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने माध्यम रखा कि चैलेंज है, तो चैलेंज के साथ में हमें चैलेंज को आउटकम भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उसको चैलेंज को टेकअप कर सकें, किस तरीके से चैलेंज के साथ हम कोप अप कर सकें। ऑल्दो कोविड हमेशा नहीं रहेगा मैडम, आई ट्रू बिलीव दिस कि विद इन 2 months or 3 months वी विल बी ओवरकमिंग विद दिस कोविड एंड ऑल थिंग्स। एंड इसी तरीके से जिस तरीके से आपने ये बताया कि चैलेंजेस है, हमें आप एक ज्ञान और मिला आपसे मैडम की मैन पावर मैपिंग, क्वालिटी मैपिंग एंड स्किलिंग मैपिंग जो है इन रिलेशन टू टीचर्स, इन रिलेशन टू रिसोर्स पीपल, दिस इज वेरी मच एक्चुअली रिक्वायर्ड। हमारी टीम जब हम इस सेशंस के बाद में हम 3 महीने के कोर्स बिल्डअप में जाएंगे तो हमारी टीम इस चीज़ को जरूर देखेगी कि हम इस तरीके से रिसोर्स पर्सन ले जो खुद लर्निंग की स्टेज में हो और जो पहले से आता है। कोशिश हम ये करें कि पहले जो ज्ञान है उसको अनलर्न करके नया ज्ञान को हम लर्न भी कर सकें, तभी हम बाकी आगे इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम आपको, आज आप हमारे सेशन में आए और हमारे सेशंस को हमको गाइड किया, मेंटरिंग की और हमारे एक रोड मैप हमें कही दिया किस तरीके से हम ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैपेसिटी इनहेंस कर सकते हैं
कैपेबिलिटी इनहेंस किस तरीके से की जानी है। बहुत अच्छा लगा मैडम आपको सुन के और आपके ज्ञान को जान के, आपकी कोशिशों को जान के, और एक चीज़ और भी, किस तरीके से आपने गाँव को हैंड होल्डिंग की है। ब्यूरोक्रेसी में अगर मैडम गाँव के साथ में हैंड होल्डिंग होती है तो हम काम कर सकते हैं। एनजीओ के साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि उनके पास हैंड होल्डिंग नहीं है थ्रू कॉर्पोरेट या थ्रू ब्यूरोक्रेसी। अगर कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेसी के हैंड होल्डिंग से एनजीओ को मिलता है तो दे कैन डू बेटर। ऑफकोर्स उनके पास भी अपने कुछ डीमेरिट्स हैं, क्योंकि वो लोग पुराने लोग हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या वो लोग आईटी इनेबल्ड चीज़ों को जल्दी जल्दी करना नहीं चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ, सबके साथ एक प्रॉब्लम होता है, प्रदीप जी, हमने एनुअल रिपोर्ट नहीं बनाई है। मैडम 4 पन्ने की रिपोर्ट बनती है, लेकिन उनको अभी भी सिखाना पड़ रहा है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या जाता है। तो अब एनुअल रिपोर्ट नहीं बनेगी तो ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट नहीं होगा तो आगे प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हैंड होल्डिंग एनजीओ को चेक करनी पड़ेगी। हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे मेंटर्स जितने हैं वो कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। और आपके साथ मैडम, आपका ज्ञान जिस तरीके से आपने हाँ किया कि हाँ इस वोकेशनल सीरीज के लिए इसके आगे का क्या करोगे, रोड मैपिंग करोगे, चाहेंगे आप हमारे पूरी टीम को मेंटरिंग भी करते रहें जिस डेट हम आगे बढ़ सकें। आप लोगों के ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आप लोग की हैंड होल्डिंग हमें भी चाहिए मैम। इसी के साथ मैं चाहूँगा धन्यवाद टू माई टीम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और ऑलवेज करते रहते हैं। वोकेशनल सेंटर्स का भी मैं सपोर्ट करूँ चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है, स्पेशली गायत्री मैडम का। गायत्री मैडम ने मस्कट से सबसे पहले इस सीरीज के लिए गायत्री मैडम ने ही सबसे पहले हाँ किया कि हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। क्रिस्प जैसी संस्था जो है, जो मेडिकल और आईटी इनेबल्ड चीज़ें तो कर रही थी, उन्होंने हाँ किया। क्रिस्प एमपी की संस्था है जो कि जर्मनी फंडेड है और एमपी के टेक्निकल एजुकेशन के साथ में उनका कोलैबोरेशन है। ये 2 संस्थाओं ने जब हाँ किया कि हाँ हम प्रदीप जी इस चीज़ को कर सकते हैं, तब मेरे अंदर भी ताकत आई कि हाँ कोविड के टाइम पे भी हम ऑनलाइन टीचिंग पे जा सकते हैं, ऑनलाइन वोकेशनल लर्निंग सिखा सकते हैं। फिर मैडम कारोबार चलता रह गया, लोग बढ़ते गए और मेरे को लर्निंग पार्टनर्स भी मिल गए। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पा रहा हूँ और हमारी सीरीज आज मुझे गर्व है और खुशी भी है कि आपने हमारी 3rd सीरीज को इनॉग्रेट किया। हमारी आगे की 3 सीरीज और भी हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें मेंटरिंग करते रहें, हैंड होल्डिंग करते रहें, सो दैट हम चीज़ें सीख सकें, हमारी टीम चीज़ें सीख सके। इसके साथ धन्यवाद मैडम, थैंक यू एक बार।